नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और सभी का जो है हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम जो है कोविड की बात बाद में करेंगे, जरा सियासी कोड की बात पहले कर लेते हैं। जी हाँ, बीजेपी का जो सियासी कोड है वो लगातार खाज जो है उसमें जो है उभरती जा रही है। और उसमें निश्चित तौर से जो है कोड में जो खाज है वो अच्छी नहीं होती, और ये भी कहीं से अच्छी बात नहीं है। तो बीजेपी का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। जी हाँ, बीजेपी के जो सियासी कोड है उसमें थोड़ा और वृद्धि हुई है। और लंबे समय से जो है बीजेपी में जो कश्मकश चल रही थी, खासतौर से ज्वालामुखी में, वो अब जो है एक बड़े रूप में सामने आई है। और ये क्या रूप है क्या नहीं, इसकी चर्चा करेंगे। हमने हेडिंग में थोड़ी सी चीज़ आपको हिंट भी कर दी है। बहुत से नेताओं को हटाया गया, पूरे का पूरा मंडल भंग हो गया है। कहाँ क्या स्थितियाँ, सारी चर्चा करेंगे। इसके क्या रेपरकशंस होंगे, क्या इसके प्रभाव होंगे, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो बीजेपी का सियासी कोड लगातार बढ़ता जा रहा है जी, और आखिरकार बीजेपी का ज्वालामुखी जो है फूट पड़ा है। जी हाँ, ज्वालामुखी फूट पड़ने से मेरा तात्पर्य है कि ज्वालामुखी बीजेपी में जो लड़ाई पड़ी हुई थी वो अब जो है सड़कों पर आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बीजेपी में जो है ज्वालामुखी पूरे प्रकरण को लेकर जो है एक बड़ा फैसला लिया है, और पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने तुरंत प्रभाव से ज्वालामुखी बीजेपी मंडल को भंग कर दिया है। जी हाँ, ज्वालामुखी बीजेपी मंडल को सुरेश कश्यप ने, पार्टी अध्यक्ष ने जो है तुरंत प्रभाव से जो है भंग कर दिया है। और यही नहीं, उन्होंने जो है वहाँ के जो नेता हैं उनको भी पदमुक्त कर दिया है। कम से कम आधा दर्जन नेता जो हैं वो पद मुक्त कर दिए गए हैं। तो बीजेपी की जो लड़ाई है, बेसिकली ये ज्वालामुखी में जो लड़ाई है, ये पवन राणा जो संगठन मंत्री हैं, और रमेश धवाला जो ओबीसी लीडर हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, जिनकी वजह से एक बार सरकार बनी थी प्रेम कुमार धूमल की, और अभी भी जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनके बीच की ये लड़ाई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर स्कोर सेटल करना चाहते हैं। ऐसे चर्चाएं हैं कि पवन राणा जो है वहाँ अपना दखल चाहते हैं, घर उनका उसी कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो शायद कहीं टिकट की भी मंशा हो, उनकी आशा हो। क्योंकि अब जिस तरह से संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और पूरी टीम उनकी खड़ी है, तो कौन नहीं चाहता कि किंग मेकर होने से बेहतर है कि किंग बन लिया जाए। तो हो सकता है उनके मन में ये भी कोई भाव पड़ रहा हो। हमें नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन ये सबको पता है कि पवन राणा और रमेश धवाला के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। हालांकि एक कोशिश हुई थी बीच में इनको जो है सेटल करने की, पूरे मामले को सेटल करने की। और उसके बाद जो है जब पिछली बार जो बैठकें हुई थी ओक ओवर में, ऐसे मान मुटाबलों को दूर करने की सब सारी कंस्टिट्यूंसीज के साथ, तो उस दौरान जो है पवन राणा के खिलाफ जो खुलकर रमेश धवाला आए थे। लेकिन कुछ दिन बाद उसका पटाक्षेप इस तरह से हो गया था कि धवाला ने एक खेद पत्र जारी कर दिया था कि मीडिया में मुझको नहीं जाना चाहिए था। और उसके बाद ये चर्चा भी आई थी कि पवन राणा के भी कहीं से क्लास लगी है। तो क्लास वहीं से लगती है जहाँ उनके गुरु होंगे, क्योंकि क्लास तो गुरु लोग ही लेते हैं, तो वहाँ से उनकी क्लास लगी थी। और उसके बाद लगा कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी धधक रहा था, भभक रहा था। और अंततः वो आज इस रूप में फूटा है कि पूरे के पूरे मुंडल को जो है नष्ट कर दिया। बीच में कुछ दोबारा नियुक्तियां हुई, उससे धवाला फिर खिन्न हुए, उन्होंने जो है उन पे आपत्ति जताई। उसके बाद धवाला के जो लोग थे वहां पे, जो अलग अलग पोस्टर्स पे थे मंडल में, उन लोगों ने आपत्तियां जताई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और अब जो है सिरे से उन लोगों को चुन चुन कर जो है बाहर निकाल दिया गया है। पूरे का पूरा मंडल जो है वो भंग कर दिया गया है बीजेपी का। और इसके अलावा जो नेता बाहर किए गए हैं, उनकी जो है नाम लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने एक जो है बयान जारी किया। वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने पिछले दिनों संगठनात्मक जिला देहरा में ज्वालामुखी मंडल के कुछ पदाधिकारियों द्वारा संगठन के विरुद्ध बयानबाजी कर पार्टी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया था, और जो कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इसलिए पार्टी ने तुरंत प्रभाव से ज्वालामुखी मंडल को भंग कर दिया है। साथ ही मंडल के सभी मोर्चे एवं प्रकोष्ठों को भी भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से दायित्व मुक्त कर दिया गया है। ये लोग वो हैं जिनको दायित्व मुक्त किया गया, उनका मैं नाम ले रहा हूँ। कुलदीप शर्मा, ये भाजपा उपाध्यक्ष जिला देहरा के थे। और सचिव जिला देहरा के जोगिंदर कौशल, इनको भी हटा दिया गया है। चमन लाल पुंडीर, पूर्व मंडलाध्यक्ष ज्वालामुखी एवं विशेष आमंत्रित सदस्य जिला देहरा, इनको भी पदमुक्त कर दिया गया। हालांकि इनके पास तो वो पद मुक्ति नहीं है, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, लेकिन इनको लिखा गया है इनको भी पदमुक्त किया गया है। इसी तरह युवा मोर्चा से नितिन ठाकुर, जिला अध्यक्ष है देहरा के, इनको जो है पदमुक्त कर दिया गया है। राकेश ठाकुर, प्रदेश सह प्रवक्ता एवं प्रभारी जिला युवा मोर्चा देहरा, इनको भी पदमुक्त कर दिया गया है। महिला मोर्चा में भावना शर्मा, जिला महामंत्री है देहरा की, इनको भी पदमुक्त कर दिया गया है। शहरी केंद्र अध्यक्ष जो है राम स्वरूप शास्त्री, और ब्रैकेट में लिखा है असंवैधानिक दायित्व,
इनको भी पदमुक्त कर दिया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए ही जानी जाती है और यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कभी भी संगठन से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर ही पार्टी के लिए कार्य करना होगा और जब कोई कार्यकर्ता, नेता या पार्टी का पदाधिकारी पार्टी की विचारधारा व अनुशासन को भंग करने की कोशिश करता है तो पार्टी उसके विरुद्ध संविधान के अनुसार कड़ी कार्रवाई करती है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही पार्टी आगे बढ़ती है, परंतु अनुशासनहीनता के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ज्वालामुखी के नए मंडल एवं मोर्चे एवं प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा और जाहिर है कि जब ये गठन होगा तो फिर से गांठें उभर के आएंगी, क्योंकि फिलहाल जो गांठें हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। जितना उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है वो उतना ही उलझ रही है। गोया की सर्दी से पहले बीजेपी का जो स्वेटर बुना जा रहा था उसके ऊन उलझ गई हो और उसमें गांठें ही गांठें पड़ गई हैं। तो जी हाँ, ज्वालामुखी फूट गया एक बार फिर से। पिछली बार जब ये फूटा था तो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार के दो गुट जो हैं वो आमने सामने हो गए थे। नरेंद्र मोदी तब यहाँ थे, यहाँ पे संगठन के दायित्व उनके पास था और तमाम चीज़ें उसके बाद जो हुई आपने देखी। बीजेपी में जब जब ज्वालामुखी फूटता है कुछ नया होता है। आज इस बार क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस प्रेस नोट के आने से पहले, ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ ये इस प्रेस नोट के आने से पहले एक और घटना जो है घटी है, वो ये है कि जनमंच जो कि 7 महीने के लंबे कार्यकाल के पश्चात लगभग जो 7.5 महीने के बाद शुरू हो रहा है 8 नवंबर को, उससे कांगड़ा के 2 ओबीसी नेताओं को दूर रखा गया है, जिनमें एक धौला भी है। सरवीण चौधरी एकमात्र मंत्री हैं मुख्यमंत्री के बाद जिनको जो उस जनमंच में जो स्थान नहीं दिया गया है। कोई और मंत्री भी नहीं होगा तो देखना पड़ेगा, लेकिन उनको सरवीण चौधरी को जो है कहीं जनमंच में जो है वो हिस्सा नहीं ले रही हैं 8 तारीख वाले में। हो सकता है उनको कोई व्यक्तिगत काम हो, ब्याह शादियों का दौर है, हो सकता है उन्होंने कहीं मैरिज में जाना हो सकता है कहीं वो बिजी हो, ये हमको नहीं मालूम। ये कोइंसिडेंस हो सकता है धौला को भी इस तरह का कोई काम हो, ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है। संयोग कहीं भी हो सकते हैं, अगर दुर्योग हो सकते हैं तो संयोग भी हो सकते हैं, ये संयोग भी हो सकता है। लेकिन अब जब ये नया फरमान आया है बीजेपी अध्यक्ष का, तो इनको अगर जोड़ के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम, है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ के देखा जाए तो कुछ शक तो पैदा होता है कि जाहिर है कि इसका मतलब ये पहले से ही जो है कहीं धौला की जो मशकें थी वो कसने का इंतज़ाम कर लिया गया था और इसलिए उनको जो है योजना बोर्ड के जो पद उनके सामने है उसके नाते उनको जो है जनमंच में जाने से जो है उनको लिस्ट नहीं किया गया, उनके पास जनमंच कहीं कभी जिम्मेदारी नहीं दी गई, अन्यथा इससे पहले वो कई जगहों पे जनमंच की अध्यक्षता कर चुके हैं। तो ये अपने आप में दिलचस्प है और अब दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो कई चीज़ें सामने आती हैं। तो जोड़ के जब चीज़ें होती तो बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। जब भी कुछ जुड़ता है तो बढ़ता ही है। अच्छी चीज़ जुड़ेगी तो अच्छी चीज़ बढ़ेगी और बुरी चीज़ जुड़ेगी तो बुरी चीज़ बढ़ेगी। तो यहाँ जो है अब अगर इन चीज़ों को जोड़ लिया जाए कि सरवीण चौधरी और रमेश धौला को जो है जनमंच से बाहर रखा गया इस बार, या वो जनमंच में नहीं है, चलिए इस शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं, कोई नाराज़ ना हो जाए कि उसने ये कह दिया कि उनको बाहर रखा है। चलिए वो बाहर रह गए हैं, छूट गए हैं, मान लिया। यह हो सकता है उन्होंने खुद ही जनमंच में इस बार जो है हिस्सा लेने से मना कर दिया हो, कोविड का डर हो या कोई और काम हो। लेकिन अब इन जब तक उनका बयान नहीं आता इस पूरे मामले पे कि उन्होंने खुद मना किया है तो तब तक तो इस चीज़ को इसी तरह से जोड़ के देखा जाएगा, खासतौर से रमेश धौला वाले मामले को। तो निश्चित तौर से अब पवन राणा और रमेश धौला की जो जंग है वो और सतह पे आ गई है और अभी सड़कों पे आएगी जल्दी ही। पिछली बार ही आ गई थी, कोविड काल में भी जो है धौला के पुतले जलाए गए थे राणा के समर्थकों द्वारा। और एक जो विशेष सेल है जिसको माना जाता है कि पवन राणा कंट्रोल करते हैं, उस सेल ने जो है, उस प्रकोष्ठ ने विशेष अभियान चलाया था फेसबुक पे और रमेश धौला के खिलाफ जो है कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और बदले में फिर रमेश धौला के समर्थकों ने भी जो है पवन राणा के खिलाफ जो है बदजुबानी करी थी और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। जाहिर है जब विवाद होगा तो दोनों तरफ से जो है कीचड़ उछलेगा और जब कीचड़ उछलेगा तो किसी के कपड़े नहीं बचेंगे, सब दागदार होंगे। और दाग अच्छे हैं या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी में सब अच्छा नहीं है, ये तो सबको पता चल गया है। लंबे अरसे से ज्वालामुखी में परेशानी थी, 2 नेता आपस में भिड़े हुए थे और दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। हालांकि जो बीजेपी का फार्मूला है उसमें उसके चलते धौला को तो वैसे ही जाना है, उनको अगला चुनाव नहीं लड़ना है। हो सकता है उनके मन में उनके बेटा या कोई और हो,
हमें नहीं मालूम, लेकिन उनको तो वैसे ही जाना है। तो अगर उनको वैसे ही जाना था तो उनको जलील करके क्यों भेजा जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब मुझे लगता है कि इस प्रकरण के बाद जो है फिर से कुछ लोग बैठ के चाय पियेंगे। मैं गर्म पानी पी लेता हूँ तब तक। फिर से कुछ लोग बैठ के चाय पियेंगे, फिर चर्चा होगी। बीजेपी में तो खैर वैसे भी चाय पे चर्चा जो है प्रमुखता से होती है, और बीजेपी ने चाय पे चर्चा करके जो है पूरे देश का राज भी हासिल किया है। तो फिर से कुछ जो है चाय पे लोग बैठेंगे। हो सकता है अगली बार धौला भी उनके साथ बैठे हों, लेकिन कांगड़ा में सब ठीक ठाक नहीं है। ये ज्वालामुखी से जी एक संदेश और चला गया है। कांगड़ा को ठीक ठाक नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में सब ठीक ठाक नहीं होगा, ये भी तय है। तो अब क्या क्या पार्टी ने ये तय कर लिया है? जिस तरह से एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से रमेश धौला के पूरे समर्थकों को हटा दिया गया है, तो क्या पार्टी ने यह तय कर लिया कि अब उनको धौला नहीं पमराना ही चाहिए, जो पमराना करेंगे ज्वालामुखी में वो होगा? तो ये एक अगर लाइन ले ली है तो इस लाइन के क्या नतीजे हैं, ये भी आने वाले चुनाव में देखना होगा। हो सकता है ये फैसला हो गया हो कि चलिए बहुत होगी लड़ाई, अब एक को छोड़िए, एक के साथ रहिए। अच्छी बात है, हमें क्या, बीजेपी के भीतर का मामला है। हम लोग तो खबर रवीज है, हम लोगों को जो है खबरों से मतलब है। लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है कि बीजेपी सत्ताधारी दल में ऐसे स्नेह पर फूट पड़ रही है जब समय नाजुक है। कोविड टाइम में कई चीज़ों को लेकर जो है बीजेपी पे आक्षेप आया। बीजेपी के अध्यक्ष को जो है एक घपले के आरोप में जाना पड़ा। वो उस घपले के दोषी हैं या नहीं है, ये एक अलग विषय था उस समय। बाद में उनको क्लीन चिट भी दे दी गई, हालांकि उसकी जांच अभी भी चल रही है। जो बाकी लोग उसमें शमूलियत जिनकी थी उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन उसका संदेश अच्छा नहीं गया। जिस तरह से राजीव बिंदल को हटाया गया, उसका संदेश अच्छा नहीं गया। ऐसी स्थिति में जो है कुछ और चीज़ों को सही किया जाता, लेकिन वो और बिगड़ गई। तो जितनी गांठ खोलने की कोशिश की जाती है उतनी गांठ और पक्की हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, अक्सर आपने भी देखा होगा, आप कोई चीज़ उलझ जाए, रहीमन धागा प्रेम का मत जोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और यहाँ तो एक नहीं कई गांठें हैं, कई गांठें हैं। अब उन गांठों को हार के रूप में किस तरह से परिवर्तित करना है, ये संगठन जाने, संगठन मंत्री जाने। लेकिन इस बार सीधे संगठन मंत्री के साथ ही लड़ाई है, इसलिए कुछ चीज़ें और भी हैं। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, पिछली बार भी जो है कुछ लोगों को पदमुक्त करने के फैसले पर जो है सवाल उठे थे, और तब भी ये बातें आई थी कि बीजेपी के अध्यक्ष को इसका पता ही नहीं था, उससे पहले उनको पदमुक्त कर दिया गया था। सिर्फ उनके नाम से प्रेस नोट जारी हो गया। कौन करता है ये जारी? महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को हटाया गया, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष ने हटाया। महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने नहीं हटाया। अगर वो हटाती तो समझ में भी आती थी। बीजेपी अध्यक्ष ने हटाया, लेकिन असली बात ये थी कि बीजेपी अध्यक्ष ने भी नहीं हटाया था, उनके नाम से प्रेस नोट जारी हो गया था। तो कौन करता है ये? तो हवा खराब है जी बीजेपी की, और ये और ज़्यादा खराब ना हो इसके लिए बीजेपी को अधिशोधम करना होगा। हवा कांग्रेस की भी खराब है। सुखविंदर सुक्खू ने आज दावा किया है कि उनके अधिकांश लोग जो हैं युवा कांग्रेस के चुनाव में जीत कर आए हैं, तो वहाँ भी घमासान मचेगा। सर्दी में जो है सियासी गर्मी सिर चढ़ के बोलेगी। कोविड काल तो खैर चला ही हुआ है, अभी उससे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और कोविड की जहाँ तक बात है तो उसको लेकर जो है अभी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। अभी भी केसेस आ रहे हैं। कांगड़ा में आज 32 केस आए हैं, एक डेथ हुई है और 3 डेथ और जगह हुई हैं। कुल मिला के 4 डेथ हुई हैं। इसमें जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शोभा राम तिंदी लाहौल स्पीति के उनकी डेथ हुई है, और इसके अलावा नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ही ढालपुर कुल्लू के लंका बेकर के रहने वाले संजीव कुमार 35 साल की उनकी डेथ हुई है। लाल सिंह 62 साल के जो हैं ये टपरी कुल्लू तेगू बेड़ के रहने वाले टपरी कुल्लू के, इनकी डेथ हुई है। तो आज नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों की डेथ हुई है, तीनों कुल्लू के थे। और चौथी डेथ जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है। हमीरपुर के देवड़ा गाँव के रहने वाले थे, 70 साल के मेल हैं। 24 तारीख को इनको जो है 25 को कोविड पॉजिटिव पाया गया था, 24 को उनको टांडा रेफर किया गया था, 25 को कोविड पॉजिटिव आए थे। ये डेथ टांडा में ही कांगड़ा में ही काउंट होगी। आज इनकी डेथ होगी, तो 4 डेथ अब तक हुई है। हालांकि एक डेथ हमीरपुर की भी काउंट होकर आई है। हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, ये कांगड़ा वाली पहले वहां काउंट कर ली गई, शाम तक ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ा कंफ्यूजन जो है बीजेपी में पैदा हो गया है, जिसको लेकर जो है हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना से भी बड़ा संक्रमण जो है सियासत में महसूस जा रहा है। बीजेपी में ये संक्रमण बाहर आ गया है, कांग्रेस में थोड़ी देर धीरे धीरे चला हुआ है, वहां भी बाहर आएगा, वहाँ भी बाहर आएगा। ये अक्सर होता है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो पार्टियों का संक्रमण भी बाहर आता है। फिर उसको कितना आप थाम पाते हैं कितना नहीं, इस पे आपकी चुनावी सफलता जो है वो निर्भर करती है। पिछली बार चाय पीने को लेकर हंगामा हो गया था, तो अब देखिए क्या क्या होता है। अब तो और बड़ा हंगामा होगा। क्या धौला चुप बैठेंगे?
क्या नए मंडल में उनके लोगों को जगह मिलेगी? तो क्या पवन राणा को जो है दरकिनार किया जाएगा? अगर पवन राणा के बंदों को जगह मिलेगी तो क्या धौला को दरकिनार करने के बाद वो चुप बैठेंगे? कई सवाल हैं, कई जवाब ढूंढने होंगे। और इसके साथ ये भी देखना होगा कि पालमपुर और समीरपुर, ये दो जो पुरियाँ हैं बीजेपी की, पुरियाँ है ना जी, जैसे द्वारकापुरी है, जगन्नाथपुरी है, तो इसी तरह बीजेपी की पुरियाँ हैं, एक पालमपुर और एक हमीरपुर की। तो वहाँ के संकेत भी जो है समझने की कोशिश की जाएगी और उसके आधार पर जो है उनका क्या असर जो है। एक विजयपुर भी है, पुरियाँ बहुत है बीजेपी में, यहाँ भी विजयपुर भी है। असली पुर तो वही है आजकल, जो नड्डा जी वाला विजयपुर। तो जो पुरियाँ हैं, पुरियों के जो अधिष्ठाता हैं, उनका क्या इस पे जो है रोल रहता है, क्या नहीं रहता है, ये भी देखना होगा। तो दिलचस्प होती जा रही है इस जंग, मजे लीजिए। और सियासत मजे लेने के लिए होती है इस तरह की, और आप मजे लीजिए, आनंद लीजिए इस लड़ाई का, और देखिए कौन किसको जो है धता बताता है, कौन इस जंग में जीत के बाहर आता है। लेकिन इतना तय है कि संगठन परेशान होता है इस तरह के मामलों से, जो आम कार्यकर्ता है वो परेशान होता है। नेताओं की लड़ाई हमेशा संगठन का जो असली कार्यकर्ता होता है उसको दुखी करती है। वो तन मन धन से संगठन के प्रति समर्पित होकर काम करता है, और नेता जो है कुर्सी को लेकर लड़ते हैं। यहाँ भी कुर्सी की लड़ाई है, धौला जाएंगे तो कौन आएगा, ये लड़ाई है यहाँ पे। तो ठीक है जी, लड़ाई अपनी जगह है, ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं सियासत में। लेकिन वही बात है कि बीजेपी को जो है इस पे कुछ गंभीरता से सोचना होगा। अभी तक तो जो नए अध्यक्ष आए हैं उनके नाम से लोग निकाले ही जा रहे हैं, निकाले ही जा रहे हैं। पहले 3 नेत्रियां निकली, उनमें से शायद एक वापस आ गई हैं महिला मोर्चा की, फिर ये निकले, फिर कुछ कोटखाई वगैरह के निकले नेता, तो अभी तो निकाले ही जा रहे हैं। तो अब पता नहीं इनको इसलिए अध्यक्ष बनाया गया कि आप निकालो निकालो निकालो। जब चुनाव आएगा तो देखेंगे किसको लाना किसको नहीं लाना। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए, और आपके सबके विचारों को स्वागत है, और जो भी आपके विचार हों शर्माते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये मेरा विचार था, जो मैंने कोशिश करी कि सबके विचारों को समाहित करके रखूं। बीजेपी की लड़ाई पे आज का हमारा बुलेटिन था। कोविड बुलेटिन की अगर बात करें तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कांगड़ा में 32 केस आए हैं, 4 डेथ हुई हैं, और शेष जानकारी के साथ 9:30 बजे पूरी सारगर्भित जानकारी के और सटीक जानकारी के साथ मिलेंगे। कुछ टीचर भी जो है वो पॉजिटिव आए हैं। अभी करसोग का एक स्कूल बताया जा रहा है, शेरी बंगला, वहाँ कुछ टीचर भी पॉजिटिव आए हैं। तो टीचर्स का पॉजिटिव आना भी लगातार जारी है, और ये भी एक चिंता का विषय है। तमाम चिंताओं पर चिंतन मनन करेंगे जी शाम को। अभी इतना ही, शुक्रिया, और मिलते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नहीं, अतुल जी सुजानपुर नहीं है बीजेपी में, वो समीरपुर है, हमीरपुर वाला, सुजानपुर नहीं है बीजेपी में।